हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। मैं विकास मिश्रा आपके एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के क्रम में एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो वीडियो है इसमें आप पीछे टाइटल देख पा रहे होंगे 12 शेड्यूल्स या 12 अनुसूचियाँ। और आप सोच रहे होंगे कि 12 शेड्यूल्स या 12 अनुसूचियों का एक वीडियो तो आपके प्लेटफॉर्म पर पहले से ही अपलोड किया गया है, लेकिन वो जो वीडियो है लगभग 1 घंटे का है और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दें, चाहे सीजीएल एसएससी का एग्ज़ाम दें, एमटीएस का दें, पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, इसी बार 2024 में आईएएस वाले पेपर में शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया तो इम्पॉर्टेंट है। और जिसके पास समय कम है तो वो क्या करे, तो उसी का सल्यूशन मैं लेके आया हूँ कम समय में। और ये जो शेड्यूल्स हैं ये हम कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में ट्रिक के माध्यम से कैसे इनको याद किया जाए ये भी देखेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये जो शेड्यूल्स हैं ये हैं क्या, तो देखिए 12 अनुसूचियां जो हैं ये क्या हैं। तो जैसे कि आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें सब कुछ दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट, गवर्नर राज्यों में होता है राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सब के बारे में दिया गया है। अब देखिए इन सब के बारे में दिया गया है तो एक बात ये थी कि भाई इनकी जो सैलरी है उनके बारे में भी लिख लिया जाए। तो एक तो ये तरीका था जहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया उनकी सैलरी उनके सामने लिख ली जाती, ऐसे इनकी सैलरी, ऐसे इनकी सैलरी, ऐसे इनकी सैलरी। लेकिन फिर जगह जगह पर पूरे संविधान में सैलरी 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 हो जाता, तो संविधान के बीच वाली ही सिमिलर चीज़ों को संविधान के आखिरी के पन्नों में जोड़ा गया है। और इन आखिरी के पन्नों को क्या बोलते हैं? इन आखिरी के पन्नों को बोलते हैं शेड्यूल्स, अनुसूचियां। ठीक है, और ये जो अनुसूचियां हैं इनको जोड़ने के दो फायदे हुए। एक तो जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको जो है फ्लो बना रहेगा, ये जगह जगह रुकना नहीं पड़ेगा। एक तो बात ये। दूसरा फायदा ये कि जब एक जैसी चीजें एक पास दी होंगी तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। तो ये शेड्यूल्स शुरू में 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लिखा गया था तब इनकी संख्या 8 थी और अभी इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो 12 के 12 शेड्यूल्स के बारे में एक बार जानते हैं हम लोग, क्या है ये। तो देखिए 12 के 12 शेड्यूल्स में जो पहली शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, उसमें देखिए क्या दिया गया है, जो स्टेट और यूटी। स्टेट और यूटी का मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे यहाँ पर हैं, क्योंकि दो ही टाइप के क्षेत्र होते हैं, या तो राज्य होगा या तो केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो उनके ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम का मतलब नाम दिए गए हैं यहाँ पर, और उनकी क्या दी गई हैं, उनकी सीमाएं दी गई हैं या बाउंड्रीज दी गई हैं स्टेट और यूटीज की। अब ये स्टेट और यूटी हमारे यहाँ पर हैं कितने, तो एक बार हम लोग उसके लिए देखते हैं। ये रहा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में देखो जरा स्टेट और यूटी कितने हैं। तो यूटी पहले देख लेते हैं भाई। ये एक रहा लद्दाख यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी है, और उसके बाद चंडीगढ़ यूटी है, दिल्ली यूटी है, ठीक है, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूटी है। पहले अलग अलग थे दादरा नागर हवेली दमन दीव, अभी एक ही में मर्ज करके ये एक ही यूटी है। लक्षद्वीप एक यूटी, पुदुचेरी ये रहा, अंडमान निकोबार ये रहा। तो कितने यूटी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल तो हो गए हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी या यूटी, और 28 हमारे पास क्या है, राज्य हैं या स्टेट हैं। तो टोटल इनको जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 36 यूनिट बन जाएगा। मतलब 36 यूनिट से मिलके भारत अभी बना है, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या है, राज्य हैं। ठीक है, और जो पॉलिटी का पहले वाला जो वीडियो अपलोडेड है वहां पर शायद गलती से 36 की जगह पर 38 लिखा गया है, तो उसको आप देख लेना, है ना। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पर सबके ऑफिशियल नेम दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में। अब ऑफिशियल नेम का मतलब क्या है, तो दिल्ली तो घर का नाम, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफिशियल नेम है, ठीक है। पौंडीचेरी घर का नाम, पुदुचेरी बाहर का नाम, मतलब ऑफिशियल नेम, सबके ऑफिशियल नेम। एंड बाउंड्रीज, सीमाएं, सीमाएं क्यों, तो भाई बिहार और यूपी अगर जो आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं तो कल को बिहार ये कहने लगे नहीं नहीं ये वाला जो गांव है ये तो हमारा है, तो रोजाना का डिस्प्यूट ना हो, तो सबकी जो है यहाँ पर बाउंड्रीज या सीमाएं दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है सेकेंड शेड्यूल में, तो सेकेंड शेड्यूल में देखिए क्या है, सेकेंड शेड्यूल में दी गई है सैलरी, वेतन, क्योंकि सारे लोगों को हमारे यहाँ पर भाई सैलरी मिलती है। राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, सबको सैलरी मिलती है। तो सैलरी जाननी है तो आपको भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची पढ़नी होगी।
तीसरी अनुसूची में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ दी गई है, शपथें दी गई हैं। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जितने भी मंत्री हैं उनको ओथ कौन दिलवाएगा या कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। और अभी आपने देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी एक लाइन बोल रही थी, मैं, आगे की जो ओथ है, शपथ है, वो मंत्री बोलता था। तो वो जो ओथ में बोलते हैं, मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, ये जो लाइनें हैं कहाँ दी गई हैं, तो शपथ या ओथ कहाँ दी गई हैं, थर्ड शेड्यूल में दी गई हैं, तीसरी अनुसूची में दी गई हैं, ध्यान रखना। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में हमारे यहाँ पर देखो क्या है कि संसद है, पार्लियामेंट है, और संसद और जो पार्लियामेंट है, हिंदी में इसको ओथ को पहले देख लो क्या बोलते हैं, शपथ बोलते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। सैलरी को क्या बोलते हैं, वेतन बोलते हैं, तो यहाँ पर वेतन दिया गया है। चौथी अनुसूची में देखिए क्या है, हमारे यहाँ पर एक संसद है ना, संसद का मतलब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक तो लोकसभा है और एक कौन सी है, राज्यसभा है। तो ध्यान देना, लोकसभा की सीटें अनुसूचियों में नहीं दी गई हैं, किसकी सीटें दी गई हैं, राज्यसभा की सीटें अनुसूचियों में दी गई हैं। और राज्यसभा की जितनी भी सीटें हैं कि राज्यसभा में किस राज्य से, किस यूटी से कितने एमपी या सांसद राज्यसभा में आएंगे, तो राज्यसभा के सीटों की संख्या कहाँ दी गई है, चौथी अनुसूची में दी गई है। उसके बाद देखिए पांचवी और छठी शेड्यूल। पांचवी शेड्यूल का नाम है, मतलब इसमें क्या दिया गया है, शेड्यूल्ड एरिया। और शेड्यूल्ड एरिया का मतलब हिंदी में होता है, मैं लिखे दे रहा हूं, ये हैं आपके अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक। और जो ट्राइबल एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, ये जनजातीय क्षेत्र हो गए। अब ये हैं क्या, देखिए एक बार सही से लिख दो, हाँ, जनजातीय क्षेत्र। अब देखिए फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में ये क्या है, तो आप जैसे कि ये बताइए कि पूरे इंडिया में कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए। सिंपल सी बात है, लोग अलग अलग हैं तो कानून भी कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, है ना। आपकी मम्मी कहें कि नहीं नहीं हम तो सबके लिए एक ही कानून बनाएंगे, और जितना खाना 2 साल के बेटे को मिलेगा उतना ही 18 साल के बेटे को मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी। नीड अलग है, ज़रूरतें अलग हैं, तो फिर क्या है, कानून भी अलग होने चाहिए। आपको एक टिकट काउंटर पे बैठाया गया, आपने कहा कि मैं तो भाई एक ही टाइप का कानून बनाता हूँ सबके लिए, सब लोग लाइन से आओ, और 1000 लोगों की लाइन लग गई। उधर से अगर जो कोई बूढ़ा इंसान आ रहा है, हैंडीकैप पर्सन आ रहा है, तो आप उससे कहोगे 1000 के पीछे लग जाओ या आगे आगे थोड़ा सा आगे आ जाओ। अगर जो आगे आने को कहते हो तो इसका मतलब रूल्स अलग हो गए हैं। अगर जो लोग अलग हैं, सिचुएशन अलग है, तो रूल्स भी अलग होंगे। यही बात अरस्तु ने बोली, इक्वल रूल्स फॉर इक्वल पर्सन एंड अनइक्वल रूल्स फॉर अनइक्वल पर्सन। समान नियम समान लोगों के लिए, असमान नियम असमान लोगों के लिए। और हमारे यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत जगह ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं, तो जहाँ जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं कि उनकी कंडीशन अलग है। अब सीधी सी बात है, जैसे ये कोई राज्य मान लेते हैं और यहाँ पर ये जो है इलाका, इतने इलाके में जनजातियाँ रहती हैं, है ना, ट्राइबल लोग रहते हैं, जनजातियाँ ट्राइबल लोग रहते हैं। अब यहाँ पर अगर जो ट्राइबल लोग रहते हैं तो ये बिल्कुल अलग हैं, इनका कल्चर, इनके रिचुअल्स, इनका सब कुछ अलग है। तो अलग है तो इनके लिए कानून अलग बनाए जाने चाहिए। तो कानून अलग बनाए जाने चाहिए तो पहले इलाका तो डिक्लेयर करो कि कितने इलाके में ये लोग रहते हैं, तो फिर इस इलाके को डिक्लेयर कर दिया जाएगा शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, ध्यान देना, इस इलाके को क्या घोषित किया जाएगा, शेड्यूल्ड एरिया या अनुसूचित क्षेत्र। तो भारत के ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर ये शेड्यूल्ड एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं। और इन अनुसूचित क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, वो अगर जो नामों की लिस्ट पढ़नी है तो आपको 5वीं शेड्यूल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, छठी शेड्यूल। तो हमारे यहाँ पर देखिए सारी जो जनजातियां हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे छूट गए। तो भाई सारी जनजातियों के लिए भी एक जैसे कानून आप कैसे बना देंगे। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर AMTM, AMTM का मतलब क्या हो गया, A फॉर आसाम। ठीक है, ध्यान देना, A फॉर आसाम, बस आपको मेघालय नहीं लेना है, ठीक है, और सॉरी मणिपुर आपको नहीं लेना है ना। M फॉर मेघालय कर लो, ये मेघालय हो गया। और T फॉर आप बनाओ क्या, त्रिपुरा। ठीक है, T फॉर हो गया त्रिपुरा। और M फॉर क्या बना लो, M फॉर आप बना लो मिजोरम। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में अगर जो ट्राइब्स रहती हैं तो उनके लिए जो एरिया डिक्लेयर किए गए हैं उनको शेड्यूल्ड एरिया नहीं कहते हैं, उन एरियाज को क्या कहते हैं, ट्राइबल एरिया कहते हैं। ठीक है दोनों जगह ट्राइब ही, शेड्यूल्ड एरिया में भी ट्राइबल हैं,
और यहाँ पर AMTM के जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ भी ट्राइबल हैं। लेकिन इन 4 राज्यों में जो एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं उनको ट्राइबल एरिया कहते हैं। और इन 4 राज्यों के अलावा जो राज्य में ट्राइबल लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जो एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। तो यहाँ पर इतना हमने कर लिया भाई। शेड्यूल्ड एरिया के नामों की लिस्ट है, यहाँ पर ट्राइबल एरिया या जनजातीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर इंडिया है उनकी लिस्ट है, और यहाँ पे मैं शॉर्ट में भी लिखे दे रहा हूँ AMTM के राज्य इतने हैं, यहाँ पर 4 राज्यों के ट्राइबल एरिया। उसके बाद 7वीं शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 लिस्ट दी गई हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, संघ सूची, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। एक बार इसको जरा समझते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखो 7वीं जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, इसमें क्या किया गया है? शक्तियों को बांट दिया गया है केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, जो हमारा सेंटर है, केंद्र है, और जो हमारे स्टेट हैं, इनके बीच में शक्तियों को क्या किया गया है? बांटा गया है। और शक्तियों को बांटने के लिए यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक लिस्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट हो गई। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संघ सूची कहते हैं। और एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। ठीक है, और ये जो स्टेट लिस्ट है इसको क्या बोलते हैं? राज्य सूची बोलते हैं। ठीक है, और एक ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक, अब ये 3 सूचियां हैं क्या? तो यूनियन लिस्ट जो है इसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पे कानून बनाने की ताकत किसके पास है? केंद्र के पास है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए क्या है, जब ये यूनियन लिस्ट लिखी गई थी तब इसमें कितने सब्जेक्ट थे? 97 थे। अभी इसमें सब्जेक्ट बढ़ के कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। और इसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट हैं? डिफेंस है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, पोर्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक, स्टेट लिस्ट में अगर जो कोई भी चीज कोई भी सब्जेक्ट रखा गया है, या स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? स्टेट के पास है। नाम ही इसका स्टेट लिस्ट है। ठीक, और ये स्टेट लिस्ट है, जब ये लिखी गई थी तब इसमें सब्जेक्ट कितने थे? 66 थे। लेकिन अभी कितने हो गए हैं? 61 हो गए, घट गए हैं। और इन 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है, केंद्र अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जुआ और सट्टा, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, सैनिटेशन, स्वच्छता, पुलिस, ऐसे सब्जेक्ट इसमें आएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ये जब लिखी गई थी तब इसमें देखिए सब्जेक्ट कितने थे? 47 थे, और अभी कितने हो गए हैं? 52, 52 हो गए हैं। इन 52 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने की शक्ति दोनों लोगों के पास है। मतलब इस लिस्ट पर दोनों लोग, सेंटर या केंद्र भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। और इन 52 सब्जेक्ट्स में मैरिज, विवाह, डिवोर्स, तलाक, बच्चे को गोद लेना है, ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, न्यूज़पेपर, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। और ये जो 7th शेड्यूल है ना, जहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटा जाता है, जहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटा जाता है, उसको फेडरेशन भी कहते हैं। तो इन लिस्ट को फेडरल लिस्ट भी कहते हैं। फेडरल लिस्ट का मतलब जहाँ पर शक्तियों को बांट दिया जाए केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो 7वीं शेड्यूल तो हमने कर ली, पूरी कर ली। 8वीं शेड्यूल में देखो क्या है। 8वीं शेड्यूल में क्या दी गई हैं? 8वीं शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं, भाषाएं दी गई हैं। और यहाँ पर ये जो भाषाएं दी गई हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भाषाएं हैं, तो भाई उनके डेवलपमेंट का काम, उन पर रिसर्च का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम वो भारत की सरकार का है। तो लोग डरे ना कि भाई हमारी भाषा इंडिया में डाउनग्रेड हो जाएगी। जी नहीं, 8वीं शेड्यूल में अगर जो आपकी भाषा है तो उसके डेवलपमेंट का काम, उसके रिसर्च का काम वो इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर पहले भाषाएं कितनी थी? 14 थी, और अभी बढ़ के कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। ध्यान रखना। तो 8 शेड्यूल पहले थी, शुरू में बढ़ के कितनी हो गई? 12 हो गई। और जो भी चीज़ बढ़ाई जाती है संविधान में, उसके लिए संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, मतलब संविधान में चेंज किया जाता है। और संविधान में जो चेंज किया जाता है उसके लिए अमेंडमेंट जो है संसद लाती है। संसद मतलब संविधान में संशोधन करती है। और टोटल जो संविधान में संशोधन अभी तक किए गए हैं वो कितने किए गए हैं? टोटल संविधान में संशोधन 106 किए गए हैं। तो
पहले नंबर का अमेंडमेंट जो है किया गया कब, 1991 में संसद के द्वारा, और उसके जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची में क्या है, लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार है। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, भूमि सुधार। अब ये देखो, ये भूमि सुधार क्या है, इसका मतलब क्या है। तो भूमि सुधार का मतलब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पर क्या था, जब संविधान लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, तो वहाँ पर क्या था, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। संविधान की किताब में मौलिक अधिकार दिए गए थे, और इन मौलिक अधिकारों में एक अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ था। और राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ था, संपत्ति का अधिकार लिखा हुआ था। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और ये यहाँ पर संपत्ति का अधिकार लिखा हुआ था। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखिए रूल क्या है, अगर जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उल्लंघन होता है, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवा के रहेगा, क्योंकि वो आपके मौलिक अधिकारों का गारंटर है या प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर शुरू में क्योंकि जो ज़मीनें होती थी वो राज्य रजवाड़ों के नाम पर होती थी, तो नेहरू ने ये सोचा, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इन अमीरों से थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेकर हम गरीबों में बांट देते हैं। दिक्कत एक आ रही थी, जैसे ज़मीन छीनी जाती, राजा लोग चिल्ला उठते कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार है, तुरंत भाग जाते सुप्रीम कोर्ट के पास। दिक्कत तो आ रही थी कि कानून कैसे बनाएं, कैसे इनसे ज़मीनें लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही जो ज़मीन को छीनने वाला कानून आप बनाओगे उसको जीरो डिक्लेयर कर देगा। तो इसी वजह से क्या किया गया, संविधान में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9th शेड्यूल, और इस 9th शेड्यूल जोड़ करके एक चीज़ लिखी गई। क्या लिखी गई, 9th शेड्यूल जोड़ करके यहाँ पर यह लिखा गया कि अगर जो कोई भी चीज़ 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक नहीं करेगा, चाहे वो चीज़ फंडामेंटल राइट से टकराए, चाहे वो चीज़ संविधान में दूसरी चीज़ों से टकराए, सुप्रीम कोर्ट चेक ही नहीं करेगा। और ये लिख करके जो भूमि सुधार वाली जितनी भी नियम कानून थे वो सारे संसद ने कहाँ पर भर दिए, 9वीं अनुसूची में भर दिए। सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को भरा है, इस वजह से इसका नाम ही है लैंड रिफॉर्म, क्योंकि लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा के लिए उन्होंने 9वीं अनुसूची बनाई थी। और इस शेड्यूल में अगर जो कोई चीज़ लिखी है तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची में क्या है, लैंड रिफॉर्म। 10वीं शेड्यूल में क्या है, 10वीं शेड्यूल पहली बात जोड़ी कब गई तो 52वां अमेंडमेंट किया गया था 1985, और इसका टाइटल है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो पहले क्या होता था कि लोग अपनी पार्टी को छोड़ के तुरंत दूसरी पार्टी में बहुत जल्दी से पार्टी चेंज कर लेते थे। पार्टी चेंज कर लेते थे तो सरकारें जो है बनती थीं गिरती थीं, बनती थीं गिरती थीं, क्योंकि इनके जो है मंत्री छोड़ के दूसरे में निकल जाते थे। इस वजह से सरकारें बहुत अनस्टेबल रहती थीं। तो इन्हीं सरकारों को स्टेबल करने के लिए राजीव गांधी ने क्या किया, देखिए एक रूल लाए राजीव गांधी ने, ये 10वीं अनुसूची जोड़ी। और 10वीं अनुसूची में है क्या, अभी 10वीं अनुसूची में क्या है, जैसे एक पार्टी 1 है, ठीक है, और एक जो है ये पार्टी 2 है। अभी अगर जो पार्टी 1, एक पार्टी के 2/3 या 2/3 से ज़्यादा मेंबर पार्टी 1 को छोड़ के पार्टी 2 में जाते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लो पार्टी अपनी। लेकिन अगर जो पार्टी 1 के 2/3 से कम मेंबर पार्टी 1 को छोड़ के पार्टी 2 में जाते हैं तो ये सारे के सारे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ये सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। और इस वजह से अब पार्टी बदलना टफ हो गया है, क्योंकि अगर जो पार्टी बदलना है तो पार्टी छोड़ के 2/3 या 2/3 से ज़्यादा लोग जाओ तब पार्टी आप बदल पाओगे, तो बहुत टफ हो गया है। और पार्टी जो ये छोड़ना टफ हो गया है, इसी को बोलते क्या हैं, इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है दल बदल। दल बदल का मतलब, पहले दल बदल होता था, और दल बदल विरोधी कानून, इसको क्या बोलते हैं, दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और दल बदल विरोधी कानून की अभी लिमिट कितनी है, लिमिट 2/3 है। ठीक, उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची ये याद रखना 73rd अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। ये कब किया गया था, 1992 में। और सेम 12वीं शेड्यूल 1992 में ही जोड़ी गई 74th अमेंडमेंट एक्ट से। तो है क्या 11वीं और 12वीं शेड्यूल में, तो गांव का शासन पंचायतें चलाती हैं,
पंचायतें क्या है, जिन 29 विषयों पर कानून बना सकती हैं, उन 29 विषयों की लिस्ट कहाँ पर दी है, 11वीं अनुसूची में दी है। तो 29 विषयों की लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 29 विषय। 29 विषय किसके लिए यहाँ पर दिए गए हैं? 29 विषय यहाँ पर दिए गए हैं पंचायतों के लिए, ठीक है। पूरा नहीं लिखा, तो 29 विषय पंचायतों के लिए। चलिए, पंचायतों के लिए, ठीक है। शहरों का शासन नगर पालिकाएं चलाती हैं। तो ये 12वीं शेड्यूल 18 ऐसे विषय जिन पर म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाएं कानून बनाएंगी, उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? 12वीं शेड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 18 विषय, ये किसके लिए हैं? शहरों की नगर पालिकाओं के लिए हैं, ठीक है। शहरों की नगर पालिकाओं के लिए, आगे के लिए, ठीक। तो ये टोटल की टोटल 12 हमारे पास शेड्यूल हो गई। एक बार जरा नज़र डाल लो, एक बार जरा नज़र डालिए, कहाँ गई? हाँ, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल सारे के सारे स्टेट और यूटी के नेम एंड बाउंड्रीज। सेकंड शेड्यूल में सैलरी या वेतन है। थर्ड शेड्यूल में क्या है? ओथ है, शपथ है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटें हैं। पांचवी है शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। और छठी क्या है? ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र। और सातवीं क्या है? 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं शेड्यूल में लैंग्वेजेज हैं, भाषाएं 14 थी, 22 हो गई हैं। 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट किसके लिए? पंचायतों के लिए। और 12वीं शेड्यूल में क्या है? 18 विषय नगर पालिकाओं के लिए। ये चीज़ देखिए, एक ट्रिक से याद कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए जो ट्रिक है, और ट्रिक रही आपकी, एक सेकेंड, हाँ, मैंने जो पहले वाला जो वीडियो है 12 शेड्यूल वाला, जो 1 घंटे वाला वीडियो, इसमें मैंने आपको बोला था कि ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। तो ट्रिक रही ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मैं पहले ही बता दूं कि ये ट्रिक जो है मैंने नहीं लिखी, मैंने नहीं बनाई, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे दूसरे लोग भी मेहनत कर रहे हैं जो खाली ट्रिक ही बनाते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि कहीं से कुछ सीखा, कहीं से कुछ सीखा, तो जिसको याद नहीं होता है वो इससे याद कर लेगा, ठीक है। और जिसने भी ये ट्रिक बनाई है उसको पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। हालांकि हमको यहाँ पर याद करने से मतलब है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, देखिए टीयर्स, बस ये लाइन याद कर लेना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी फॉर टेरिटरीज, टेरिटरीज का मतलब क्षेत्र दिए गए हैं स्टेट और यूटी के। ई फॉर इमोलमेंट्स, इमोलमेंट्स का मतलब क्या हो गया? सैलरी होती है। इमोलमेंट्स, इमोलमेंट्स का मतलब सैलरी या वेतन। ए अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? ओथ, अफर्मेशन या ओथ मतलब शपथ। आर, आर का मतलब क्या हो गया? राज्यसभा की सीट्स दी गई हैं, आर फॉर। एस फॉर शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, ध्यान रखना। तो टीयर्स तो हो गया। ऑफ, ऑफ का क्या है? अदर ट्राइबल एरिया। अब ओ फॉर, ये याद रखना, वहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया है भाई? ट्राइबल एरिया। तो शेड्यूल्ड एरिया हो चुका है, तो उसके आगे समझ लो क्या है? अदर वाले ट्राइबल एरिया। तो अदर जो ट्राइबल एरिया है, इसके अलावा जो बसते हैं उनको शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं, है ना। एफ, एफ का मतलब फेडरल लिस्ट, और फेडरल लिस्ट का मतलब वही वाली 3 लिस्ट। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है, लेकिन इससे आप लोग बस ये याद करने के लिए है। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है, बस ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ से आप याद कर लेना ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है। और लैंग्वेजेस कौन सी? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, है ना। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज या अनुसूचित भाषाएं। और शेड्यूल्ड जो लैंग्वेजेस हैं ये पहले कितनी थी? 14 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 22 हो गई। एल फॉर लैंड रिफॉर्म। डी फॉर डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब दल बदल विरोधी कानून। पी फॉर पंचायत वाले 29 विषय। और एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी के कितने सब्जेक्ट? 18 सब्जेक्ट। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना। तो ये आपका हो गया। और हम लोगों ने जो है 12 की 12 शेड्यूल्स पढ़ ली हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ में देखिए क्या है कि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इससे होगा क्या? हम लोग अगर जो आप अपनी इतनी मेहनत लगाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी जॉब के लिए, तो थोड़ा सा आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं अपने लाइक के माध्यम से, है ना, कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।